तो बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं हम फिर से जनरल PYQ जनरल साइंस के क्वेश्चंस को। पहले से हम कर रहे थे, सारी सीरीज आपकी यूट्यूब पे अपलोड हो रही है, तो आप बिल्कुल देखते रहिए, ठीक है, मिस मत करिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PYQ है जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। बिना मतलब कि आप कुछ भी उठा के पढ़ लो, इससे बेहतर है कि आप PYQ उठा के पढ़ लो। अगर आपको एग्जाम के बारे में जानकारी नहीं है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिवीजन करना है, इसके क्वेश्चंस भी अगर आप रिवाइज कर लो, एक्सप्लेनेशंस को आप रिवाइज कर लो, सब देख लो, तो आपका बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, तो इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर्स, है ना। तो ये जो हमारा पल्सर्स जो टर्म है, मुझे ना थोड़ी खांसी हो गई है, तो उसके लिए थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है, लेकिन जो मैं बोलूंगी उसको अवॉइड मत करना। व्हाट आर पल्सर्स, पल्सर्स क्या है, ब्रह्मांड में पल्सर्स क्या है, यूनिवर्स में जो पल्सर्स है वो क्या है। तो क्या वो सितारों का एक समूह है, क्या वो सितारों का एक समूह है, वो घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं, या फिर एक तारे का विस्फोट है, या फिर एक तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे हैं। तो क्या है वो, तो वो हमारा हो जाएगा ये रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, है ना, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, यानी कि घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन तारे। घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन तारे हमारे क्या कहलाते हैं, पल्सर्स कहलाते हैं, ठीक है। ओके, चलो ये एक हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन में ऑलरेडी हम सेल पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है कि कोशिका का पावर हाउस, मतलब कि पावर हाउस जो होता है, जहां से कि वो एनर्जी को रिलीज करता है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में जो है एनर्जी रिलीज करता है, और पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, वो हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, है ना, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, हेंस द नेम इज पावर हाउस, इसीलिए इसका नाम पावर हाउस ऑफ द सेल रखा गया है। एड्स क्या होता है, एड्स क्या होता है, एड्स हमारा एक बीमारी है जो कि किसकी वजह से होता है, HIV के वजह से होता है ना, HIV की वजह से होता है। तो HIV क्या है, ये एक ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। क्या है, वायरस है, यानी कि एक विषाणु है। क्या है, विषाणु है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायरस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख ले, तो एड्स का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक तरीके का सिंड्रोम है, और ये एक इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये किसकी वजह से होता है, तो ये हमारा HIV वायरस की वजह से होता है, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। चलो ये देखो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो ट्रैप हो जाते हैं, है ना, मतलब कि जो हवाओं में जो पानी की बूंदे हैं, जो बहुत बहुत ही माइक्रो समझ लो कि आप साइजेस की जो बूंदे होती हैं, जो ट्रैप हो जाती हैं, यानी कि फंस जाती हैं, तो उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। यानी कि आप देख, इसको हिंदी में क्या कहेंगे कि तो आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा जो मेजरमेंट है, कौन सा डिवाइस है जिससे कि हम ह्यूमिडिटी को मेजर करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर मेजर्स द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफेयर। ये जो मॉइस्चर है, ये जो ह्यूमिडिटी होती है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका टेम्परेचर कम है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, है ना, गर्मी आपको ज़्यादा लगेगी। तो ये ह्यूमिडिटी जो बढ़ जाती है ना, बहुत पिचपिचा सा गर्मी लगने लग जाता है उस टाइम पे। चलो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम एकदम ना बेसिक वाला भी करवा रहे हैं, मॉडरेट भी करवा रहे हैं और डिफिकल्ट भी करवा रहे हैं, तो मजे से बस ना पढ़ते रहो, देखते रहो। तो यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, हमने पास्कल पढ़ा हुआ है, आपने क्या पढ़ा हुआ है, पास्कल को हम किस चीज से डिफाइन कर सकते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा न्यूटन स्क्वायर मीटर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जो पास्कल का जो होता है बराबर न्यूटन पर मीटर
स्क्वायर ही होता है, ठीक है। चलो, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का क्या हमारा हो जाता है यूनिट, न्यूटन, और एरिया का तो यू नो कि मीटर ही होगा, है ना। तो द ऐसा यूनिट पास्कल इज इक्विवेलेंट, यानी कि किसके बराबर है, बराबर है किसके, टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो यहाँ पे आपका मेंशन्ड है। समझ आया। आपसे यहाँ पे पूछ भी सकता है, पास्कल दे करके भी पूछ सकता है कि पास्कल जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो वैसे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। चलो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन अ क्लियर स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ, मतलब रात के समय साफ आसमान में तारों का टिमटिमाना किसके द्वारा समझाया जा सकता है, और बेसिकली ये होता क्यों है ना, टिमटिमाते क्यों है, तो ये होता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, हाँ, जो हमारे कलर्स होते हैं वो बाउंस बैक करने की जगह बेंड कर जाते हैं ना, वो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाता है। और रिफ्रैक्शन ऑफ, जो एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होता है उसी की वजह से जो हमारा स्टार्स है वो हमें ट्विंकल करते हुए दिख रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में स्टार्स हिल रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं, वो एकदम एक वो वैसे ही उसी जगह पे होते हैं, बस हमें वो उस तरीके से इसलिए दिखते हैं क्योंकि जो हमारी लाइट होती है एटमॉस्फेयर की वो रिफ्रैक्ट करके दिख रही होती है हमें, इसलिए स्टार्स का जो है वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखता है ना। और ये एयर डेंसिटी जो है और टेम्परेचर जो है वो लेयर्स जो है वो क्या करते हैं, लाइट को बेंड करके दिखाते हैं, इन्हीं की वजह से जो है रिफ्रैक्शन हो पाता है। चलो, द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही ग्रीन हाउस गैसेस ही हैं, है ना, ये सारे ही ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब इनमें से जो इनका मुख्य घटक है वो कौन सा है ना, तो इसका आंसर तो ऐसे तो नहीं दिया जा सकता है कि मुख्य घटक कौन सा है, इसमें हो सकता है कि मोर देन एबव एंड ऑल, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर क्या माना है वो हम देखते हैं। तो बीपीएससी ऑप्शन ई को जो है एज्यूम करती है, मतलब कि नॉन ऑफ द वे मोर देन एबव इसका होता है, लेकिन ऑल लिस्टेड आर ग्रीन हाउस गैसेस, जितने भी उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे सारे ग्रीन हाउस थे, जिसमें कि CO2 जो है वो मेन कंपोनेंट हो, बाय वॉल्यूम है एंड ज्यादा इंपैक्टफुल है। सो मोर देन 1 इज ऑफन द इंटेंडेड आंसर फॉर बीपीएससी एग्जाम्स, तो उसमें क्या हो जाएगा आंसर, मोर देन एबव, जो कि ऑप्शन में नहीं था बट आंसर वही होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ आइडेंटिकल, मतलब कि द एबिलिटी ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, है ना, यानी कि समान परमाणुओं की स्वबंधन द्वारा लंबी श्रृंखला यौगिक बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है, यानी कि एबिलिटी ऑफ आइडेंटिकल एटम्स टू बिल्ड लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बाय सेल्फ लिंकिंग इज रेफर्ड टू एज। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप कोई भी एक हम लेते हैं, फॉर्मूला लेते हैं, तो हम ले लेते हैं एक अल्कोहल ग्रुप का, है ना, C2H5OH ले लिया हमने। और भी हम ले सकते हैं, जैसे हम लेते हैं C4H8, ये भी हमने ले लिया। अब हम इसको जब बनाएंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 हो गया, यहां हम हाइड्रोजन पुट कर देंगे, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो यहाँ 10 हो जाता है, 10 कर देते हैं, C4H10 कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये एक लिंक करके लॉन्ग चेन बना रहा है ना, सेल्फ लिंकिंग करके ये क्या बना रहा है, लॉन्ग चेन बना रहा है। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग लॉन्ग चेन वाला जो है वो इसको क्या कहते हैं, हम श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं, है ना, यानी कि कैटेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। चलो, तो ये क्या है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स है ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म चेन्स और रिंग्स, मोस्ट प्रोमिनेंटली सीन इन कार्बन। तो कार्बन एटम में हमें ये ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलो, व्हाट इज वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर क्या है, वर्मी कल्चर क्या है बताओ।
तो वो क्या है? वो जानवरों के अध्ययन का विज्ञान है? हाँ, बिल्कुल नहीं। मछलियों के अध्ययन का विज्ञान है? बिल्कुल नहीं। कीड़े पालने का विज्ञान है? हो सकता है। सांपों के अध्ययन का विज्ञान है? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा यही होगा, है ना। वर्म्स, द साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स, कीड़े पालने का विज्ञान, उसी को हम कहते हैं वर्मी कल्चर। ठीक है, चलो। वर्मी कल्चर इज द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग वर्म्स, यूजुअली अर्थवर्म्स, फॉर कॉम्पोजिशन और अदर यूजेस, है ना। कल्चर होता है, इनका भी होता है ना, इनको इस्तेमाल किया जाता है तरह तरह की चीजों में। विच टाइप ऑफ चेंज इज द मेल्टिंग ऑफ वैक्स? तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, है ना। ये आपको 8-9 में ही आ जाता है चीज, और ये बड़े तक आपको काम भी देता है। और ये बहुत ही ना, मतलब याद भी रहने वाली चीज और भूलने वाली भी चीज। अगर आप इसको समझ जाते हो तो आपको ये लंबा याद रह जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं समझते तो आप भूल भी सकते हो। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या हो जाएगा? मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो जाएगा आपका केमिकल चेंज, है ना। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। देखा जाए ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स आई थिंक नो, आई थिंक ये फिजिकल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा भौतिक परिवर्तन है ना, भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि ये जो केमिकली कंपोजिशन वैक्स का है वो चेंज जो है वो नहीं होता है, और ये स्टेट को जो है सॉलिड से लिक्विड में चेंज करता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये चीज जो है ना ये पार्शियल भी होता है। कभी कभी ये केमिकल चेंज में भी कंसीडर किया जाता है और फिजिकल चेंज में भी कंसीडर किया जाता है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे ना तो इसको दोनों केसेस में ही रखा गया है। ठीक है, तो अगर वैसे दे तो वो कभी कभी वो आंसर भी सही हो जाता है। लेकिन अब बीपीएससी जो है वो फिजिकल चेंज मान रही है, तो आप यही वाला पढ़ना, है ना। चलो, एनोस्मिया इज द लॉस ऑफ विच सेंस? एनोस्मिया क्या होता है? एनोस्मिया क्या होता है? तो वो पार्शियल और कंप्लीट इनएबिलिटी टू स्मेल, मतलब आपको सूंघने की जो शक्ति होती है ना, गंध किसी भी चीज का, वो आप नहीं ले पाते हो, उसका जो लॉस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एनोस्मिया। और अगर आप सुन नहीं पाते हो, अगर आप टेस्ट नहीं कर पाते हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो अगर हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं तो इसको हम शायद एजियूसिस करके कुछ बोलते हैं। ठीक है, अगर हमें टेस्ट में अगर हम नहीं कर पाते हैं, लॉस ऑफ टेस्ट हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस ऑफ टेस्ट। इसकी हानि जब होती है, हमारी टेस्ट के स्वाद की हानि होती है, तो हम उस चीज को टर्म करते हैं शायद एजियोसिस से, है ना। उसके बाद हमारा हियरिंग है, तो हियरिंग के लिए आई थिंक प्रेबिक्यूसिस करके जो है टर्म है ना, लॉस ऑफ हियरिंग के लिए, लॉस ऑफ हियरिंग। ठीक है, प्रेबिक्यूसिस। साइट का तो पता ही है, ब्लाइंडनेस, है ना। चलो, द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ विच गैस इज फाउंड इन द एटमोस्फेयर? ये नहीं बताया तो डूब के मर जाओ। कोई मतलब क्या ही मैं इसमें बताऊं, हर किसी को पता होना चाहिए भाई, हर किसी को पता होना चाहिए। नाइट्रोजन 78% से सबसे ज्यादा रहता है एटमोस्फेयर में। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ये बताओ, इसमें से कौन सा है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? हीट के लिए वो गुड है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो बैड है। डायमंड, सिल्वर या माइका? बताओ। इतना याद रखना है कि वो हीट के लिए गुड कंडक्टर है, तो हीट के लिए वो सपोर्टर है, तो ये भी याद रखना। तो चलो, इसका मैं बता देती हूँ, होगा अवरक, माइका, अवरक। अवरक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मिनरल है जिसको इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह भी यूज किया जाता है, और ये हीट के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो माइका इज द आंसर। चलो, विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज डायमंड सीड इन लैब ग्रोन डायमंड्स? लैब ग्रोन डायमंड्स को हम शॉर्ट में बोलते हैं LGD, यानी लैब ग्रोन डायमंड में डायमंड सीड के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है?
इसमें से कौन सा पदार्थ है जो कि डायमंड सीड की तरह यूज किया जाएगा, है ना, डायमंड सीड की तरह यूज किया जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और डायमंड दोस्त ही होता है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। अ स्मॉल पीस ऑफ एग्जिस्टिंग डायमंड और ग्रेफाइट, यानी कि जिसको हम प्योर कार्बन बोलते हैं, ग्रेफाइट हमारा क्या होता है? प्योर कार्बन, इज यूज्ड एज टेम्पलेट और सीड फॉर द ग्रोथ प्रोसेस, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ये काफी बढ़िया है, मतलब थोड़ा नया क्वेश्चन भी है कि डायमंड सीड के लिए किसको यूज करेंगे? डायमंड सीड, है ना। तो ये हमारा क्या है? ग्रेफाइट। चलो, इन विच रिएक्शन डज क्लोरीन अंडरगो डिसप्रोपोर्शनल इन वाटर? ठीक है, डिसप्रोपोर्शनल से गुजरती है, तो ये तो हमारा इसका आंसर ही डिसप्रोपोर्शनेशन ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिसप्रोपोर्शन की ही बात की जा रही है, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन द रिएक्शन Cl2H2O द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन चेंज जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्लोरीन का, वो -1 और +1 से वो चेंज हो जाता है ना। वो हमें क्या दिखलाता है? वो हमें दिखलाता है डिसप्रोपोर्शनेशन। वही चीज जो है हमें ये वाले रिएक्शन में देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो डिसप्रोपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा एंड है, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था, है ना। अभी हम फिर आएंगे दूसरे सीरीज के साथ, है ना, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके। तो जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता, हमारा ये सीरीज चलता रहेगा, डेली हम साइंस रिवाइज करते रहेंगे। बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।